हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के ऋषि बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे नीट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को, जिसमें हम टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी से हो सके। पहला क्वेश्चन है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन इज़ पॉसिबल थ्रू, मतलब क्रॉप में इम्प्रूवमेंट किसके थ्रू हम कर सकते हैं। पहला दिया जुडिशियस कॉम्बिनेशन of evaluation and selection, hybridization and testing and commercialization। कमर्शलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसे अच्छी तरह से हम किस तरह से बेच सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है। दूसरा है सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ओनली। तीसरा है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। और चौथा है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो पहला आंसर सही है, जुडिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू किससे एक्सपेक्ट की जा सकती है। पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल सेकेंडरी प्रोडक्शन, दूसरा दिया हुआ है टर्सरी प्रोडक्शन। पहला दिया हुआ है सेकेंडरी प्रोडक्शन, दूसरा दिया हुआ है टर्सरी प्रोडक्शन, तीसरा ग्रॉस प्रोडक्शन, चौथा नेट प्रोडक्शन। तो इसमें जो नेट प्रोडक्शन होता है वो होता है टोटल प्रोडक्शन होता है, जिसमें खर्च जो होता है वो भी और जो प्राप्त होता है वो भी, दोनों सब कुछ मिला हुआ होता है। जबकि ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होता है, ग्रॉस प्रोडक्शन होता है नेट प्रोडक्शन में से रेस्पिरेशन को हटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो बचता है ग्रॉस प्रोडक्शन। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें ये पूछा कि हाईएस्ट वैल्यू इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है जो एक्सपेक्टेड की जाती है रखें। तो इसमें आंसर आएगा ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन इसका आंसर होगा। दूसरा है, अगला आता है, ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज एस्पेक्ट। मतलब क्या है कि इसमें ऐसी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पोरोजोइट, गैमेटोसाइट्स, एर्थोसाइट्स, मीरोजोइट। तो इनमें चारों में से एक ऑप्शन जो है वो ऐसा ऑप्शन है, ऐसी प्लाज्मोडियम की ऐसी स्टेज है जो स्टमक में, एनाफिलीज के स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, गैमेटोसाइट। इसका सही आंसर है गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल 2 गैमेटोसाइट्स होते हैं। ये दोनों स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि स्टमक की दीवार के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके रिप्रोडक्शन अपना आगे की प्रोसेस करते हैं। अगला आता है, चौथा आता है, जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ पी आर नोटेड एज फॉलो। तो जो मटर के कुछ लक्षण दिए गए हैं, जेनेटिक लक्षण दिए गए हैं। कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है राउंड के लिए, स्मॉल डब्ल्यू रिंकल्ड के लिए दिया हुआ है, इस कैपिटल वाई येलो के लिए दिया हुआ है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए दिया हुआ है, और कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए दिया हुआ है, ड्वार्फ के लिए दिया हुआ है। Which of the following is the genotype of for a dwarf wrinkled and yellow seeded plants। तो येलो सीडेड प्लांट होना चाहिए, रिंकल्ड होना चाहिए और डार्क होना चाहिए। तो ये तीनों ट्रेट्स इसमें मिलते हो, ऐसा प्लांट कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई। ये क्या बताता है, स्मॉल टी बताता है कि ये कि डॉर्फ हैं, स्मॉल डब्ल्यू ये बताता है ट्रेड्स किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई एक आ गया, कैपिटल वाई क्या बता रहा है, येलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज़ द करेक्ट मैचेस। तो करेक्ट बताने, इसमें करेक्ट कौन कौन से हैं।
पहला दिया हुआ है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इंटरकैलेटेड डिस्क। दूसरा दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू, फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यू, न्यूरोग्लिया, न्यूक्लियल सेल्स, लेकिनी, एडिपोज टिश्यू, मायोफाइब्रिल्स। तो इसमें करेक्ट मैसेज बताने हैं कि क्या क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, एरियोलर टिश्यू, फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यूज़। मतलब जो फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यू होता है, हमने देखा है कि वाटर हाइसिंथ में जो नेटवर्क होता है टिश्यूज़ का वो कैसा होता है, पैरेन्काइमेट टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, और वो ये टिश्यू बनाते हैं जिसमें बीच में जगह खाली होती है, उसमें हवा भरी रहती है। इसलिए इस प्रकार के टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, एरियोलर टिश्यू कहते हैं, जिसकी सहायता से वाटर हाइसिंथ वाटर के ऊपर तैरता रहता है। बाकी सारे ये गलत हैं। स्मूथ मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती है, बल्कि हार्ड मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं उसमें लैक्नी नहीं होती हैं। एडिपोज टिश्यूज़ में मायोफाइब्रिल्स नहीं होते हैं। मायोफाइब्रिल्स में जो है वो एडिपोज टिश्यू नहीं होते हैं। साथ ही हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल का नाम है गज केसरी बायो क्लासेस है। टेलीग्राम का नाम भी है गज केसरी बायो क्लासेस है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि टेलीग्राम में जो हम कुछ डालते हैं, जो कुछ भेजते हैं, वो सब आप लोगों को पता चल सके, और आप सब लोग आपस में भी एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए आप उसमें डाल सकते हैं। मैं समय मिलने पर मैं भी उसका जवाब ज़रूर दूँगा, और जो साथी होंगे वो लोग भी उसका जवाब देंगे, जिससे कि आपके लिए मदद मिलेगी। सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम है गज केसरी बायो क्लासेस, और लाइक करें मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को मेरी वीडियो मिल सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, सब जगह आप लोग शेयर कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगला क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन पेडिग्री चार्ट। अच्छा, ग्रीन पेडिग्री चार्ट जो गिवन पेडिग्री चार्ट वाला बाद में हम पढ़ लेंगे, पहले हम अगला देख लेंगे। अ पॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ विल्ड ब्लॉक्ड कार्ड मोनोमर। तो एक पॉलीमर है जो मोनोमर से बना हुआ है, वन टाइप, एक ही प्रकार के मोनोमर से बना हुआ है। रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब उसके n नंबर टाइम्स हैं, कई बार उसके n टाइम उसके नंबर्स हैं। हेटेरोपॉलीमर हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। प्रोटीन आर हेटेरोपॉलीमर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स इफ न्यूक्लिक एसिड्स like DNA or RNA is made of only 4 type of nucleotide monomer. Protein are made of। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 20 टाइप ऑफ मोनोमर्स, 20 प्रकार के 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम आर डाइजेस्टेड इन स्टमक ऑफ द फीमेल एनाफिलीज एक्सपेक्ट। ये आप लोग बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा गैमेटोसाइट्स होती हैं वो स्टमक में, एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज के स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अगला देखते हैं। अ पर्सन पासेस मच यूरिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा पासेस मच यूरिन, मतलब बहुत अधिक यूरिन करता है। ड्रिंक मच वाटर, और पानी भी खूब पीता है। बट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल, लेकिन उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल ही है। तो दिस कंडीशन में बी द रिजल्ट ऑफ, ये कंडीशन क्या कहलाएगी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो नॉर्मल रहे, और पानी भी खूब पीता रहे, बहुत प्यास लगे उसे, बहुत पानी पीता रहे, और टॉयलेट भी बहुत ज़्यादा जाता रहे, यूरिन भी करता रहे। तो वैसे तो अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थात डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तब क्या होता है कि पानी बहुत प्यास लगती है और यूरिन बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल है। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन इन इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियाज। ये ऐसी कंडीशन कब आ सकती है जब पैंक्रियाज में से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए। दूसरा, रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन सिक्रीशन फ्रॉम
पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन कम हो जाए और फॉल इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन यूरिन में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाए। इंक्रीज इन ग्लूकागॉन सिक्रीशन, अगर ग्लूकागॉन सिक्रीशन बहुत अधिक हो जाए, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बहुत अधिक हो जाए, तब ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीशन होता है वैसोप्रेसिन का, जिसका दूसरा नाम है ADH हार्मोन। ADH हार्मोन का वो फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत अधिक यूरिन को पास होने से रोकता है। तो जब इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो इसकी सिक्रीशन कम होने से अब जो वाटर है वो यूरिन में अधिक से अधिक वाटर यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक यूरिन आएगी, और अधिक से यूरिन आएगी तो पानी भी अधिक पिएंगे, और पानी अधिक पिएंगे तो यूरिन अधिक आएगी। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन कम होता है कब? जब पानी बहुत अधिक होता है ब्लड में और उसको निकालना होता है, यूरिन के थ्रू निकालना होता है, तब वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन कम होता है। और जब वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन अधिक होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है? जब ब्लड के अंदर वाटर की कमी होती है, उस समय वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन अधिक होता है, और अधिक वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन अधिक निकलता है, जो DCT से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, और रीअब्जॉर्ब करने की वजह से यूरिन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरेशन इन ह्यूमन? तो ह्यूमन में, मानव में प्रसव के, पार्टुरेशन कहते हैं प्रसव के शुरुआत के समय कौन सा कंपोनेंट नहीं निकलता है? तो मतलब जो निकलने वाले हैं वो 3 होंगे और एक नहीं निकलने वाला होगा, तो इसमें एक ऑप्शन नहीं वाला होगा। देखना, पहला दिया है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, मतलब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो रेशियो है वो इंक्रीज बढ़ जाता है। कैसा होता है? दूसरा देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है कम होती है? इसमें सिंथेसिस बता रहा है कि ज़्यादा होने लगती है। ऐसा होता है क्या? रिलीज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है क्या? रिलीज़ ऑफ प्रोलैक्टिन ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है क्या? तो इसमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है, नॉट पूछा है ना, तो सही आंसर है डी, रिलीज़ ऑफ प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अधिक नहीं होता है। इसमें क्या है आंसर कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अधिक नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है का सिक्रीशन अधिक होता है, रिलीज़ होने लगता है प्रोलैक्टिन नहीं निकलता है। प्रोलैक्टिन कब निकलता है? जब मिल्क बनना होता है, और मिल्क थोड़ी ना बनेगा, प्रसव के दौरान मिल्क थोड़ी बनेगा, तो जब मिल्क बनेगा ही नहीं तो प्रोलैक्टिन की आवश्यकता ही नहीं, प्रोलैक्टिन निकलेगा ही नहीं। प्रसव हो जाने के बाद जब मिल्क की फीडिंग करानी होती है बच्चे को, तब प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, जिससे कि बच्चे मिल्क अधिक से अधिक बन सके। अगला क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगल्स फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट। यार ये चूतिया पानी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद which of the following phyla is correctly matched with its 2 general characteristics? इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देखने आएंगे फाइला के साथ में। फाइला दिया हुआ है और फाइला के साथ में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा फाइला दिया हुआ है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी। तो ट्रैकिया द्वारा रेस्पिरेशन होता है और 3 भागों में बटा हुआ होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये आर्थ्रोपोडा का लक्षण दिया हुआ है। कॉर्डेटा का लक्षण है नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी और ओपनिंग टू द आउटसाइड।
क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा कैरेक्टर्स है कोऑर्डिनेटर का। एक आइनोडोमीटर कैरेक्टर क्या दिया हुआ है, पेंटोमेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और चौथा दिया हुआ है मोलस्क का फाइला दिया हुआ है, इसमें नॉर्मली बीबीपेरस। तो ये तो बिल्कुल ही कहलाते हैं बीबीपेरस। कहाँ होते हैं मोलस्क का बच्चे थोड़े ना देते हैं। तो ये तो आंसर गलत ही हो गया बिल्कुल। तो सही आंसर कौन सा है ये देखना है। सही आंसर क्या है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। उनका बॉडी 3 भागों में बटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इनमें रेस्पिरेशन जो होता है ट्रैकी द्वारा होता है, जैसे कि आपने बिच्छू में देखा होगा, स्कॉर्पियन में देखा था, ट्रैकी द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है। और स्पाइडर में भी देखा ट्रैकी द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है 2 क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम एंड 2 क्रॉस सेक्शन है, एक तो स्टेम का क्रॉस सेक्शन है, एक रूट के क्रॉस सेक्शन। दोनों की समान दिखती है, ऊपर से अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो दोनों ही समान से दिखते हैं। बट अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशंस दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो क्या डिफ्रेंशिएशन दिखाई देंगी, पहला दिया एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ रूट एंड स्टेम, दोनों में रूट में और स्टेम में एग्जैक्ट कंडीशन दिखाई देंगी। एंडार्क कंडीशन ऑफ स्टेम एंड रूट में एंडार्क कंडीशन, दोनों में एंडार्क कंडीशन दिखाई देती है हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर। या फिर तीसरा दिया हुआ है एंडार्क कंडीशन इन रूट एंड एग्जैक्ट कंडीशन इन स्टेम में एग्जैक्ट कंडीशन दिखाई देती है और एंडार्क कंडीशन रूट में दिखाई देती है। और चौथा दिया हुआ है एंडार्क कंडीशन ऑफ स्टेम एंड एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ रूट में एग्जैक्ट कंडीशन दिखाई देती है और स्टेम में एंडार्क कंडीशन दिखाई देती है। तो कौन सा सही है इसका आंसर, तो सही आंसर इसका देखते हैं। सही आंसर है इसका डी, एंडार्क कंडीशन ऑफ स्टेम एंड एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ रूट में एग्जैक्ट कंडीशन होती है और एंडार्क कंडीशन स्टेम में होती है। और एंडार्क कंडीशन एग्जैक्ट कंडीशन होती क्या है, एंडार्क कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है कि एंडार्क कंडीशन में जो होती है उसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरी की ओर होता है। सही है। और एग्जैक्ट कंडीशन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंसर बनता है वो डी आंसर बनता है, एंडार्क कंडीशन ऑफ द स्टेम एंड एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्लैक पिगमेंट इन द आई, आँख के अंदर जो ब्लैक पिगमेंट होता है विच रिड्यूस द इंटरनल रिफ्लेक्शन को जो ख़त्म करता है, कम करता है, इज लोकेटेड इन द, किस में लोकेटेड होता है, रेटिना में होता है। जो ब्लैक पिगमेंट है वो कहाँ होता है, रेटिना में होता है, आइरिस में होता है, स्क्लेरोटिस में होता है, एक कॉर्निया में होता है। तो किस जगह पर ब्लैक पिगमेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका रेटिना में ब्लैक पिगमेंट होता है जो रिफ्लेक्शन को, इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकता है, जिससे कि जो येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट पर एक ही इमेज बने। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं रोका जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, तो कई सारी इमेजेस बनेंगी और कई सारी इमेजेस बनेंगी तो कई सारी चीज़ें दिखेंगी, एक ही चीज़ की बहुत सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन को ख़त्म करना, उसे रिड्यूस करने का काम ब्लैक पिगमेंट करता है और ये ब्लैक पिगमेंट जो होता है रेटिना में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, इन हाइड्रा द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, हाइड्रा में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इज़ कंप्राइज ऑफ, मतलब किसके इस संयोग से बनता है। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसके और संयोग से बनता है। और नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन के नेटवर्क से, न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन के नेटवर्क से बनता है। CNS एंड PNS, CNS और PNS दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, दोनों के संयोग से बनता है।
दूसरा ओनली CNS से बनता है केवल, ओनली PNS से बनता है केवल। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें सही आंसर जो है मैं बताता हूँ आपको। इसका सही आंसर है पहला, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। नेटवर्क, न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, उससे ही पूरा न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूरल हाइड्रा के अंदर। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पेडिग्री चार्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेडिग्री चार्ट, देख लीजिए आप, पेडिग्री चार्ट इस तरह का बना हुआ है, इसमें मेल फीमेल बने हुए हैं पहले में भी, और ये ब्लैक जो हैं वो क्या है, डिसीज़ वाले हैं, और जो बगैर ब्लैक हैं वो बिना डिसीज़ वाले होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स, सी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, और डी आंसर दिया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। तो इसमें कौन सा ट्रेट्स सही है, इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। इसमें सही आंसर जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि पहली जनरेशन में भी मेल और फीमेल दोनों ही ब्लैक आए हैं, एक तरफ मेल ब्लैक आया, एक तरफ फीमेल ब्लैक आया है, अर्थात क्या है कि मेल और फीमेल दोनों में ही डिसीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेंट, इसलिए डोमिनेंट यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी जो पीढ़ी है, तीसरी जनरेशन, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों ही डिसीज़ से ग्रस्त हैं, इसलिए जो है ये ट्रेट कैसा होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा, क्योंकि ये हर पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, मेल में भी प्रदर्शित कर रहा है, फीमेल में भी प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये रेसेसिव होता तो ये फीमेल में दिखाई नहीं देता, क्योंकि फीमेल में डबल एक्स होता है, और डबल एक्स होने के कारण एक एक्स में होता, दूसरे एक्स में नहीं होता, तो फीमेल कैसी होती, कैरियर हो जाती फीमेल, लेकिन उसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते डिसीज़ के। लेकिन इसमें डिसीज़ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं दूसरी जनरेशन में, और पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में, हर जनरेशन में फीमेल में भी दिखाई दे रहे हैं डिसीज़ के लक्षण, और मेल में भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, कोई रेसेसिव ट्रेट तो है नहीं। तो पहला और ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट तो खत्म, गलत ही हो जाता है, सेक्स रेसेसिव ट्रेट भी गलत हो जाता है। बचता क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स बनते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, ये दो ऑप्शन बचते हैं। इन दोनों में भी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों में जा रहे हैं, दोनों में हैं, तो ऑटोसोमल तो दोनों में ही होते हैं, समान होते हैं। और जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो मेल टू मेल जाते हैं, मेल से फीमेल नहीं जाते, मेल से, इस तरह के होते हैं उसमें। खैर वो तो आपको पता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हमने जो क्लास ले चल रही हैं उसमें क्लास में थ्योरी में पढ़ाई रखा है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर कौन सा हो गया, डी आंसर हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। इसके बाद जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे जो गजकेसी बायो क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम जो है गजकेसी बायो क्लास है उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन है उसको आंसर उसमें हम दे सकें। और कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप इस नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम की लाइव क्लासेस आपको दे सकते हैं। जो लाइव क्लासेस देना चाहते हैं, लाइव क्लासेस जो हैं वो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस मिलें नीट के लिए, तो उसके लिए आपको इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, ठीक है। तो नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, इतना तो कर ही दें, शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, और नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।